9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ रबाब असद और मैं साजिद हसन। न्यूज़ एट 9 में सबसे पहले आपको बताएं कि यौम दिफा और शोहदा की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ पाक फ़ौज पर तनकीद को मुस्तरद कर चुके हैं। बतौर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी खिताब में कहा कि जंग 71 के शोहदा और गाजियों को नज़रअंदाज किया गया। सानिया मशरिक़ पाकिस्तान फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी गलती थी। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने बतौर इदारा सियासत से लाताल्लुक़ी का फ़ैसला किया है। सियासत में फ़ौज की मुदाखलत गैर आइनी है। मुल्क की मईशत संगीन खतरात से दो चार है। सियासी क़यादत को मुत्तहद होकर इस मसले से निमटना होगा। गैर मुल्की साजिश हो और फ़ौज आराम से बैठी रहे, ये नामुमकिन है बल्कि गुनाहे कबीरा है। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई। मजीद कहा कि 2018 में RTS को बुनियाद बनाकर मुंतखब हुकूमत को सेलेक्टेड कहा गया। एतमाद खोने पर बनने वाली हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा गया। सियासत में अदम बर्दाश्त और मैं ना मानूं का कल्चर मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमने सब्र का मुजाहिरा किया लेकिन इसकी एक हद होती है। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम हो। मैं आज यौम शोहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। और आपको बताएं कि पाक फौज का बुनियादी काम मुल्क के जोग्राफियाई सरहदों का दिफा करना है। सिपह सालार ने अपने खिताब में कहा कि इसके साथ साथ पाक फौज अपने मैंडेट से बढ़कर खिदमत अंजाम देती आई है और रेकोडिक कार के कतर से सस्ती गैस की खरीदारी समेत पाक फौज ने बहुत सी कामयाबी हासिल की। सैलाब ज़दगान की मदद और मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत का यह सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। फौज इसी तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। फौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फौज हमेशा अपनी इस्तादात से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। रिक्रूटिंग का मामला हो या कारके का जुर्माना, फाटक के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटक का इंतजाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का खात्मा, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाल्लाह करती रहेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन कामों के बावजूद फौज अपने बुनियादी काम और दहशतगर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। GHQ में वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वालों के एजाज़ में पुरवखार तकरीब का इनेकाद किया गया। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। जी हाँ, तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत शोहदा के लवाहिकीन और गाजी शरीक हुए। मिली नगमों ने हर पाकिस्तानी के दिल को छू लिया। एहसासात आंसुओं की शक्ल में आंखों से झलक उठे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
यौम दिफा और शोहदा की पुरवकार तकरीब GHQ में हुई। तकरीब में पाक वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, ANP के रहनुमा बशीर अहमद बलोर, साबिक बलोच रहनुमा सिराज रईसानी को मिली नगमे की धुन पर सलाम पेश किया गया। कोरोना वबा में फराइज की अंजाम दही के दौरान सबसे पहले शहीद होने वाले नौजवान डॉक्टर उसामा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले शोहदा को भी याद रखा गया। यौम दिफा पर नए पेश करदा नगमे ने हाजरीन के दिलों को छू लिया। साहिर अली बग्गा की आवाज में पेश करदा कौमी नगमा मुल्क की सूरत हाल को खूबसूरती से बयान कर गया। आखिर में पेश करदा कौमी नगमे ने जैसे तकरीब ही समेट ली हो। और अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि वो अहम तकर्रुरी की समरी के हवाले से सदर मुमलिकत से मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं। समरी से मुतालिक सदर उनसे भी बात करेंगे। निजी न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान का कहना था कि अहम तकर्रुरी पर वज़ीर आज़म एक मफ़रूर के पास पूछने के लिए जाता है। ये तो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, तो सदर उनसे ज़रूर बात करेंगे। ये समझते हैं कि जो हालात बना दिए गए हैं, कौम में जज्बा है, इसे कबूल नहीं करेगी। कोई समझता है कि अगर अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम इसके खिलाफ भी खड़ी होगी। इमरान खान का कहना था कि उन पर जो हमला हुआ, शहबाज शरीफ उसमें पूरा मुलव्विस था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ भी जानता होगा कि अब तस्नीम हैदर पर है कि वो पुलिस और अदालत को कैसे शवाहिद पेश करता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जमान पार्क लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की। इमरान खान का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। मजीद बात करते हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब, बताइएगा कि चेयरमैन PTI इमरान खान का मजीद इस बारे में क्या कहना था? जी, आज उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, और उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ के मुतल्लिक तकर्री के मुतल्लिक उनसे तफसीली गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इदारे की तज़ीक हो, और उन्होंने ये बार बार कहा कि उनको किसी आर्मी चीफ के लगने पर एतराज़ नहीं, लेकिन उनको एतराज़ है कि जो लोग उनको लगा रहे हैं वो मेरिट पर नहीं है, वो मुजरिम हैं, और लंदन में बैठा शख्स जो मुजरिम है और जो सजा याफ्ता है वो किस तरह आर्मी चीफ को नॉमिनेट कर सकता है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जब सदर आरिफ अलवी के पास ये समरी जाएगी आर्मी चीफ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, तो उसके ऊपर वो जाहिर है उनसे मुशावरत भी करेंगे और मशवरा भी करेंगे। इस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि उनका किसी रियासती इदारे के साथ कोई झगड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्होंने माजी में जितनी सपोर्ट उनको मिली शायद किसी को नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ये भी इस बात को उन्होंने बरमला इजहार किया कि उनकी हुकूमत कमज़ोर थी, और उन्होंने ये भी कहा कि ना तजुर्बाकारी की वजह से वो मतलूबा नताइज अवाम के लिए हासिल नहीं कर सके। उनका ये कहना था कि नैब कवानीन में जो तरामीम की गई हैं वो शरीफ खानदान ने अपने और दीगर जो सियासतदान जो पाकिस्तान से करोड़ों अरबों रुपए जो है करप्शन में जिन्होंने गबन किया है उसको माफ कराने का एक जरिया है। इस हवाले से इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह किया कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं। अपनी बात को बहुत शुक्रिया। अरसलान रफीक भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि अहम तकर्रुरियों पर इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। अहम तकर्रुरियों पर कानून और ज़वाबित को सामने रख कर फैसला किया जाएगा। इससे हिजानी कैफियत का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज या कल समरी को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सर, जो इत्तेहादियों के साथ आज मुलाकात है उसमें भी नामों पर गौर बातचीत होगी, एतमाद में लिया जाएगा। उनको एतमाद में लिया जाएगा, और कैबिनेट मीटिंग हुई तो कैबिनेट मीटिंग में भी एतमाद में। आर्टिकल 243 में तो कैबिनेट का यार मुझे इतने आर्टिकल नहीं पता है सर, उसमें कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। सर आपने भी पढ़ा होगा। नहीं यार, मैं आपको लगता है सर ये तकर्री होने के बाद जो धरने वाली पार्टी है वो ख़त्म कर देगी अपने मंसूबे आइंदा के? मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो है हिजानी कैफियत है पिछले चंद महीनों से, हफ्तों से भी नहीं महीनों से, वो ये इशू एक दो दिन में जब सेटल हो जाएगा, मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों जाना है शाम को जी, उससे पहले इंशाल्लाह तो सेटल हो जाएगा, तो इससे ज़रूर एक हिजानी कैफियत का जो है खात्मा ज़रूर हो जाएगा। और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और सरबराह काफ लीग पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी ने शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वजारत दिफा की समरी वजीर आजम हाउस को इरसाल कर दी गई है, और हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती रवां हफ्ते कर दी जाएगी।
पाक फौज के नए सिपह सालार की तैनाती पर सलाह मशवरे का सिलसिला अपने उरूज पर है। हुकूमती अरकान और इत्तेहादी सर जोड़कर बैठे हुए हैं। GTV ने इत्तेहादी जमात के रहनुमा कमर ज़मान कायरा से सवाल किया कि 6 नाम आए हैं, क्या किसी एक नाम पर तमाम जमातें मुत्तफिक हुई? जिस पर कमर ज़मान कायरा बोले, तमाम जमातों ने वज़ीर आज़म की तायद की, जो फैसला करेंगे वही काबिल कबूल होगा। हर मुश्किल घड़ी में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। 6 नाम हैं, तो किसी एक नाम पे इत्तेफाक हुआ है? सारी जमातें देखिए, इस इत्तेफाक की ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब को ये तायद की गई कि हम आपके साथ हैं। उसके ऊपर यकीनन सबको ये आज़ादी हासिल थी कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी राय देते, और ज़रदारी साहब ने इसका आगाज़ किया कि वज़ीर आज़म साहब को ये हक़ हासिल है और हम उनके साथ हैं, और यकीनन वो एक अच्छा फ़ैसला करेंगे। आपके दीगर फैसलों में भी आपके साथ हैं, ये भी आप जो फैसला करेंगे हमारी तायद आपको हासिल है। वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती रहनुमाओं को इशाया दिया गया। इशाये के बाद वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें अहम तरीन उमूर पर गुफ्तगू की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, मुलाकातों में किन अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म हाउस में अहम तरीन अशाइया था, और आप ये अशाइया जो है ये आर्मी चीफ़ की तकर्री और चीफ़ के साथ जो है जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री होनी है, उनके हवाले से ये अशाइया दिया गया था। इस सिलसिले में जहाँ पर उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत की, वहीं पर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के साथ जो है वो अहम तरीन उन्होंने मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान के साथ उन्होंने अलग मुलाकात की, और चौधरी शुजात हुसैन के साथ उन्होंने अलग मुलाकात की। ये 3 मुलाकातें अलग अलग हुई हैं, और इनमें अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इत्तेहादी जमातों के साथ जो मुशावरत हुई है, उससे पहले भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इन 3 अहम रहनुमाओं के साथ मुशावरत की थी, और अब जब ये मुशावरत आज इब्तदाई तौर पर मुकम्मल की गई है, तो उसके बाद भी उन्होंने मुशावरत की है। मौलाना फजलुर रहमान इस अहम तरीन इजलास में कुछ ताख़ीर से इसलिए आए थे कि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जो है हल्फबरदारी की तकरीर में शरीक थे, तो इस वजह से वो पेशावर से जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्हें ताख़ीर हो गई, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी उनके साथ वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने भी मुलाकात की। ये मुलाकात अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान भी एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद फिर वो वज़ीर आज़म हाउस पे आए, और यहाँ पर आके उन्होंने इजलास में शिरकत की। लेकिन इजलास से पहले चौधरी शुजात हुसैन और वज़ीर आज़म के दरमियान भी मुलाकात हुई, और उन्होंने अहम मुलाकात में मुशावरत की गई है। बहुत शुक्रिया इंतज़ार अपडेट करने के लिए। PTI धरना इस्लामाबाद को अहम मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला कर लिया गया। फैसला IG अकबर नासिर खान की सरबराही में आला सतह के इजलास में किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, इस्लामाबाद को किन मकामात से बंद किया जाएगा? जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के पेश नज़र इस्लामाबाद के अहम मकामात को कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला किया गया है। जुमरात की शाम से फैजाबाद, कुराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके अलावा DIG ऑपरेशंस का ये कहना था कि फैजाबाद समेत अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। पुलिस के साथ FC और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात होंगे। फैजाबाद को चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। बाराकाऊ और आज़ाद कश्मीर से आने वालों के लिए रावल डैम चौक से त्रामड़ी के लिए रास्ता खुला होगा। इसके अलावा कंटेनर्स लगाने के लिए तमाम SPs और STPOs को हदायत जारी कर दी गई है। जबकि DIG ऑपरेशंस का यह भी कहना था कि आवाम के लिए ट्रैफिक के मुतबादिल रास्ते भी फराम किए जाएंगे, और इस हवाले से कल शाम से तमाम जो रास्ते हैं जिनमें 26 नंबर है, फैजाबाद है, इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाने वाले तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात की उनके साथी ने तरदीद कर दी। कारोबारी शख्सियत मलिक लियाकत का कहना है कि तस्नीम हैदर के नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्नीम हैदर ने मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती बिठाया। नवाज शरीफ पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम ने मुझे हैरान कर दिया। मुझ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं।
انہوں نے مجھے بتایا جی کہ پریس کانفرنس ہے وہاں پہ ایلیگیشن لگانی ہے انہوں نے، تو ہم وہاں چلے گئے، تو وہاں گئے تو کہتے ہیں جی آپ یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ. میں نے کہا نہیں میں کونے میں ٹھیک ہوں. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، تو انہوں نے پھر یہ ایلیگیشن لگائی میاں صاحب پہ اور ناصر بھٹ صاحب پہ. آئی واز ریئلی شاکڈ ایٹ ٹائم. سر میں تو اس چکروں کا بندہ ہی نہیں ہوں، میں تو بزنس مین ہوں چھوٹا سا، تو میں تو اپنا بزنس کرتا ہوں، مجھے ان چکروں سے کیا لینا دینا. مجھے انہیں کہا تھا جی جانا ہے تو چلے، میں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں جانا. نہیں جی میرا کوئی خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی لنک بھی نہیں ہے، ٹریک کسی ایم پی اے کے ساتھ بھی نہیں ہے میرا، کیونکہ میں تو پچھلے 6 سال سے پاکستان ہی نہیں گیا ہوں. شاہ زیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی کو رہائی مل گئی. 10 برس قبل کراچی میں شاہ زیب خان نامی نوجوان کو قتل کر دیا گیا تھا. مقدمے میں ملوث ملزمان کی رہائی کا حکم نامہ ملیر جیل کو موصول. شاہ رخ جتوئی سمیت دیگر ملزمان کو ملیر جیل سے رہا کر دیا گیا. شاہ زیب خان کے قتل کا واقعہ 24 دسمبر 2012 کی شب کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں پیش آیا تھا. ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ اور اس کے ساتھی سراج تالپور کو سزائے موت، جبکہ دیگر 2 مجرموں کو سجاد تالپور اور غلام مرتضی لاشاری کو عمر قید کی سزا سنائی تھی. بعد میں ملزمان کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا گیا تھا. کراچی میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف آپریشن خالد بن ولید روڈ پر کسٹمز انٹیلیجنس اور ایکسائز پولیس کی کارروائی. سندھ میں اہم عہدے پر فائز سابق اہم شخصیت کے بھائی کے شو روم سے بیش قیمت مبینہ نان کسٹم پیڈ BMW کار ضبط کر لی گئی ہے. مزید جانیں گے اسی بارے میں نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری سے. جی جاوید صاحب کیا کہنا ہے حکام کا اس حوالے سے؟ جی کسٹم انٹیلیجنس انویسٹیگیشن اور ایکسائز پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا ہے، جس میں خالد بن ولید روڈ پر امپورٹڈ گاڑیوں کے ضمن میں متعدد کاروں شورومز کا ریکارڈ چیک کیا گیا. دوران آپریشن گاڑیوں کے کاغذات کے مطابق گاڑیوں کی فزیکل چیکنگ بھی کی گئی. شہر میں گاڑیوں کی بڑی مارکیٹ پر گاڑیوں کی فزیکل چیکنگ مزید 4 روز تک جاری رہے گی. مشترکہ چیکنگ کا مقصد نان کسٹم پیڈ امپورٹڈ گاڑیوں کی نشاندہی اور کارروائی ہے. نان کسٹم پیڈ اور ٹیکسز ادا کرنے والی گاڑیوں کے حوالے سے کسٹم عدالت سے مقدمات درج کیے جائیں گے. مشترکہ آپریشن میں کسٹمز اور ایکسائز افسران کے ساتھ بھاری نفری بھی تعینات تھی، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صوبے میں اہم عہدے پر تعینات ایک سابق دورہ کمر کی سابق شخصیت کے بھائی کے شو روم کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا، جہاں سے ایک بیش قیمت BMW کار جو کہ ایک نان کسٹم پیڈ تھی وہ ضبط کی گئی اور اس حوالے سے مزید کارروائی جاری. جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک یہ مشترکہ آپریشن مزید جاری رہے گا. جی بہت شکریہ آپ کا جاوید اصغر چودھری. اور فٹ بال ورلڈ کپ میں دوسرا بڑا اپ سیٹ ہو گیا. 4 بار کی عالمی چیمپئن جرمنی کو جاپان نے شکست دے دی. میچ کے پہلے ہاف میں جرمنی نے گول کر کے برتری حاصل کی. دوسرے ہاف میں جاپان نے آخری لمحات میں جرمنی پر تابڑ توڑ حملے کیے اور پہلے 75ویں منٹ میں گول کر کے حساب برابر کر دیا. پھر 85ویں منٹ میں برتری حاصل کر لی. میچ جاپان نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے جیت لیا. آج کھیلے گئے پہلے میچ میں مراکش اور کروشیا کا مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا. اور قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ میں شائقین فلسطین کی حمایت میں نکل آئے. شائقین نے اسرائیلی میڈیا کا بائیکاٹ بھی کر دیا ہے. قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران اسرائیلی میڈیا کو لینے کے دینے پڑ گئے. اسرائیلی میڈیا کی کوریج کے دوران شائقین کی فلسطین کی حمایت میں نعرے بازی. اسٹیڈیم کے اندر ہو یا باہر فلسطین کی حمایت میں جھنڈے بھی نظر آئے اور نعرے بھی. شائقین فٹ بال کی ایک بڑی تعداد فلسطین کو سپورٹ کرتی نظر آئی. فلسطین سے محبت کا ثبوت شائقین نے اسرائیلی میڈیا کا بائیکاٹ کر کے بھی دیا. ٹونیشیا اور ڈنمارک کا میچ ہو یا فرانس یا آسٹریلیا اسٹیڈیم میں ہو اور باہر فلسطین کے جھنڈے نظر آئیں. قطر میں فلسطین کی حمایت اور اسرائیل اور اس کے میڈیا سے نفرت کا اظہار فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران عام ہو گیا. فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ. دیکھتے رہیے GTV نیوز.